स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इजराइल और हमास के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ हमने यूरोप के कई देशों में अब प्रोटेस्ट को बढ़ते हुए देखा है। कुछ प्रोटेस्ट बाय मुस्लिम पॉपुलेशन रेजिंग वॉइस अगेंस्ट इजराइल एक्शंस एंड डिमांडिंग देयर गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन पॉसिबल अगेंस्ट इजराइल। कहां पर कहा मैंने? यूरोप में। तो आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि यूरोप के ये देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इन सब से अगर इन्हीं की जनता जो मुस्लिम पॉपुलेशन सॉलिडारिटी रखती है पैलेस्टीनियन कॉज के साथ, वो अगर मांग करेगी, दबाव बनाएगी कि भाई एंटी इजराइल स्टैंड रखिए, तो वहां की सरकार करेगी क्या? और अगर नहीं मानती तो फिर क्या होगा? दूसरी तरफ एक और वेव है जो यहां पर एक इमिग्रेशन का जो मुद्दा है उस पर सवाल खड़े कर रही है। यानी कि जब जब मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हुए हैं तो हमने पॉपुलेशन को इमिग्रेट होते हुए देखा है। कहां? रिफ्यूजी का क्राइसिस कहां देखा है? यूरोप में। देखिए, इसको केवल रिलीजन एंगल से मत देखिएगा इमिग्रेशन को, क्योंकि चाहे नॉर्दर्न अफ्रीका हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, क्राइसिस अगर सीरिया में हुआ तो कोई सऊदी अरब में नहीं गया, सऊदी अरब में जाकर नहीं बसा। उसको जाना था तो कहां गया? फ्रांस, जर्मनी। ऐसा क्यों? इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। लेकिन इन देशों की खुद की जो नीतियां हैं जो पिछले कुछ समय में बदली हैं, तो ऐसे में वहीं की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है जब कहेगी कि भाई हमारे जो ब्रदर्स हैं, अब अगर उनको अपना परसिक्यूशन झेलना पड़ रहा है, अगर वो यहां पर आना चाहते और हमारी सरकार अब आने नहीं देती, तो ऐसे में फिर रेडिकलाइजेशन होता है। साथ में एंगल जुड़ा हुआ है इकोनॉमी का, यानी कि अब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा। तो यहां पर 3 सिनेरियो हैं इस वॉर के जिनको मैं बात आपसे करने जा रहा हूं, और यूरोप पर भी 3 ही डायमेंशन है जिस तरीके से इंपैक्ट करेगा। तो बड़ी ही इंटेंस डिस्कशन होने वाली है। जरा शुरू करते हैं कुछ इस एंगल से। इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ज्योग्राफिकली लिमिटेड नहीं है। अभी तक आप हथियार इधर से उधर एक ही जगह पर देख रहे हो, लेकिन प्रोटेस्ट इसके बाहर भी हैं। और वहां पर अगर इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ी तो जनता सरकार के खिलाफ हथियार उठा सकती है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंक आएगा कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट बन गया या फिर डायरेक्ट ईरान वर्सेस इजराइल वॉर बन गया, तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हमने इससे पहले अरब स्प्रिंग देखा था, जब जनता हताश हो जाती है, सड़कों पर आ जाती है, कहीं वैसी स्थिति तो नहीं होगी। और फिर उसके बाद सिनेरियो क्या बनेगा? साथ में क्राइसिस आइडेंटिटी का है, पहचान का है। तो अब ऐसे में ये पहचान क्या केवल किसी ज्योग्राफी में लिमिटेड है? नहीं, जो मुस्लिम पहचान है और जो ज्यूइश पहचान है वो यहां पर लिमिटेड नहीं है। एक बड़ा ही यू कैन से एक प्रेजुडिस रहता है दिमाग में कि हमें तो बिल्कुल बात क्लियर है कि यानी कि अगर पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को सपोर्ट मुस्लिम पॉपुलेशन यूरोप में कर रही है अगेंस्ट इजराइल, तो इट इज मोर लाइकली कि वहां की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, वो तो इजराइल को सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इंट्रिगिंग थिंग इज दिस, फ्रांस में हमने ज्यूज के खिलाफ जो रेशियल अटैक्स हुए हैं पिछले कुछ समय में, जैसे एग्जांपल देता हूं एग्जैक्ट डेटा, फ्रांस में करीब 1% ज्यूइश पॉपुलेशन है, ठीक है, 1%। और उसमें से अगर हम टोटल अटैक, रेशियल अटैक्स की बात करें सभी माइनॉरिटीज पे, तो सभी माइनॉरिटीज में से 55% अटैक जो है वो केवल ज्यूज के खिलाफ हुए हैं। मैं 2019 का डेटा बता रहा हूं। तो 1% माइनॉरिटी, बाकी इतनी सारी अलग अलग माइनॉरिटी, ठीक है, 1% पॉपुलेशन बाकी अदर माइनॉरिटीज में, लेकिन 55% अटैक केवल एक माइनॉरिटी पे हुए हैं, ज्यूस पे। तो यानी कि एंगल इतना आसान नहीं है कहना कि भाई यहां पर बाकी सब पॉपुलेशन जो है ज्यूस के साथ होगी, इजराइल के साथ होगी, बाकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पैलेस्टाइन के साथ होगी। इतना सिंपल, इतना ऐसा बिल्कुल साधारण नहीं है। बड़ी एक इंट्रीगिंग यहां पर जर्नी है इनकी, यूरोप की। तो अब जो नया लेंस मिला है क्राइसिस का, मतलब जैसे दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई मेरे पर कुछ इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, एनर्जी क्राइसिस तो नहीं होगा, अरे ऑयल महंगा तो नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से अभी यूरोप देख रहा है। वो देख रहा है यार कॉन्फ्लिक्ट यहां पर हुआ, इससे पहले देख चुके हैं कि यूक्रेन रशिया में जो हुआ उसका हश्र पिछली सर्दियों में किसको झेलना पड़ा? यूरोप की जनता को झेलना पड़ा। अब यूरोप की जनता यही देख रही है कि भाई हम पहले भी देख चुके हैं, अब ये इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका इंपैक्ट हम पर क्या होगा। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कुछ देश जहां पर हमने प्रो जेविश
एक्चुअली या प्रो इजरायली हमने स्टैंड देखा। ये जो आप देख रहे हैं इजराइल का फ्लैग, और यहां पर जो आप देश देख रहे हैं, यहां पर हम इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ बैलेंस वाले देश देख रहे हैं। और कुछ देश आपको दिख रहे होंगे यहां पर हमें प्रो पैलेस्टाइन ज्यादा टिल्ट दिख रहा है। तो यानी कि अगर स्टैंड अलग अलग है तो स्टैंड कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट और नॉट। ऐसा हो सकता है क्या? क्या यूरोप जो अपनी सॉलिडारिटी की बात करता है कि हम एक एंटिटी हैं, क्या इस मुद्दे पर वो ब्रेक हो सकता है क्या? ये हमें जानना होगा। तो ये इमिग्रेशन का मुद्दा, माइनॉरिटीज का मुद्दा, ये प्रेजुडिसेस हमें पता लगने वाले हैं। ये तीन तरीके से मतलब इंपैक्ट हो रहा है। एक तो डोमेस्टिक है, इकोनॉमिक है, जियोपॉलिटिकल है। शुरू करने से पहले बता दूं 23 तारीख को आपका बैच स्टार्ट हो रहा है P2I। तो अभी वो 3 वर्जन्स में आपको अवेलेबल है। मास्टर कोर्स है बेसिकली ये, मतलब आपको अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? क्वालिटी कंटेंट, रूटीन में कोई तैयारी करा दे, पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाए, अपार्ट फ्रॉम लाइव क्लासेस ऑफ फैकल्टी आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाए। ज़्यादा झंझट ना करना पड़े कि अब ये टेस्ट सीरीज करें, वो टेस्ट सीरीज करें। रेगुलर आपका असेसमेंट हो वीकली, प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज भी एक ही जगह हो। तो ये सारी चीज़ें एक ही कोर्स में आपको मिल जाएंगी। जीएस की प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू। आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का जिम्मा भी स्टडी IQ ने लिया है स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं कि केवल मॉक टेस्ट के थ्रू आपको लास्ट में इंटरव्यू की तैयारी की जाएगी। स्टार्टिंग से ही मंथन, ज्ञानवाणी सेशन एंड देन मॉक टेस्ट, ये पूरी जर्नी आपको इसी कोर्स में मिल रही है। 23 तारीख से बैच स्टार्ट है। अभी एडमिशन्स ऑन हो गए हैं। studyIQ.com पर जाइए, त्यागी लाइव कोड यूज़ कीजिए, एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो मैं भी आपको एक ग्रुप बताऊंगा उसमें आप ऐड कर लेंगे तो मैं पर्सनल मेंटरशिप देता रहूँगा। PSR ऑप्शनल जो मैं पढ़ाता हूँ 16 अक्टूबर ये लास्ट डेट है, यानी कि कल नहीं, आज है लास्ट डेट है इसकी ज्वाइन करने की। मतलब ये बैच क्लोज हो रहा है। तो आप studyIQ.com पर जाइए, त्यागी लाइव कोड लगा के यू कैन जस्ट ज्वाइन इन। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल है। ये वो यहाँ पर टेलीग्राम है जहाँ पर मैं PDF ऐड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, सारे अपडेट्स यहाँ पर आते रहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने कहा सबसे पहला एंगल है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, 3 एंगल जानने हैं। डोमेस्टिक पे चलते हैं, जरा देखिए क्या चल रहा है। यूरोप में एंटी सेमिटिज्म वेव चल रही है क्या एंटी सेमिटिज्म? देखिए इसका मतलब होता है एंटी ज्यू वेव। अब एंटी ज्यू वेव का जो आइडिया आप सोच रहे होंगे, अरे सर वो तो सर हिटलर के साथ एंड हो गया होगा ना। आइडियाज एंड नहीं होते इतने आसानी से। आइडियाज अंडर करंट्स की तरह कई बार रहते हैं, और जैसी सिचुएशन दोबारा बढ़ती है, वैसी सिचुएशन बनती है, तो दोबारा से वो आइडिया सतह पर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहां पर देखने के लिए मिला है, राइट। तो ज्यूज अक्रॉस यूरोप दे कुड बिकम कन्वीनियंट टारगेट ऑफ मुस्लिम एंगर, क्योंकि अभी इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन गाजा में चल रहा है, तो एंटी सेमेटिक वेव यहां पर दिख रही है। फ्रांस में स्पेशली हम ये ट्रेंड देख रहे हैं। क्यों? सबसे ज्यादा ज्यूज पॉपुलेशन अगर कंसेंट्रेटेड है वो इजराइल में है, सेकंड नंबर पर यूएस में है, और थर्ड नंबर पर फ्रांस में है। तो इस वजह से फ्रांस में जो ज्यूइश कम्युनिटी है उसके खिलाफ एक्शंस हम देख रहे हैं। जर्मनी में भी देखिए, जर्मनी में बाकायदा हमने देखा कि कई जगह ऑफिसेस पर, घरों पर ये किंग डेविड स्टार, ये आपने स्टार ऑफ डेविड जो आपने ज्यूइश फ्लैग में भी देखा होगा, इस तरीके से मार्क करके रात को लोग जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा ही कुछ नाजी जर्मनी के समय पर भी हुआ था, यानी कि ज्यूज होम है, यहां पर आप टारगेट कर सकते हो, आगजनी कर सकते हो। ज्यूज शॉप है, उस पर मार्क कर दिया जिससे कि इन शॉप से कोई सामान ना ले। तो ऐसे में जाहिर सी बात है उन कम्युनिटीज का वहां पर रहना मुश्किल होगा कि नहीं होगा। क्या उन्होंने कोई जुर्म किया? वो तो इजराइल में रहते भी नहीं है भाई, वो तो फ्रांस के सिटीजन है, कोई जर्मनी का सिटीजन है, लेकिन फिर भी दे आर बीइंग टारगेटेड देयर। तो क्या आप कहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट केवल इजराइल और वो गाजा वाले स्ट्रिप पर चल रहा है? नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट इससे बाहर भी बढ़ रहा है। देखिए फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर, जैसे कि होम मिनिस्टर हमारे यहाँ पर होते हैं, इनका कहना है कि 65 अरेस्ट कर चुके हैं जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, तब से अब तक 189 थ्रेट मिल चुके हैं, राइट। ऐसी यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म है जो हेट स्पीच के केसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर करीब 2500 के आसपास अभी ऐसे मामले यहाँ पर आ चुके हैं। ये चेंजिंग डायनेमिक्स एक्चुअली यूरोप में हो क्यों रहे हैं? जरा थ्रेड को कनेक्ट करते हैं इमिग्रेशन से। स्पेन में 1.2, फ्रांस में 5.7, जर्मनी में 5%। अब इमिग्रेशन पे मैं एक बुक को कोट करना चाहूंगा, 21 सॉल्यूशंस या लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, युवल नोआ हरारी। अब वो कह रहे हैं कि देखो इस जगह पर, इनके मिडिल ईस्ट में, नॉर्दर्न अफ्रीका में, यहां से आप इमिग्रेशन देखते हैं स्पेन की तरफ, फ्रांस की तरफ, जर्मनी की तरफ। अब यहां पर डिबेट ये उठती है कि इन देशों में लोग जा क्यों रहे हैं? कहेंगे यार इकोनॉमी के लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में
ये जो देश हैं इस वजह से भी ले रहे थे क्योंकि इनकी पॉलिसी क्या थी। पोस्ट वर्ल्ड वॉर II ऑर्डर में तो सबसे पॉपुलर आइडिया क्या था कि भाई ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, वर्ल्ड को एक्चुअली बॉर्डर लेस बनाना है, इकोनॉमी तभी थ्राइव होगी और ऐसे में बेस्ट टैलेंट भी आप तब अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो एक तरीके से ये जो आइडिया है ये एक ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन डिग्निटी, इन सब के आधार पर प्रोपोगेट किया गया। लेकिन क्या सभी देशों ने एक ही मॉडल अपनाया? नहीं। जैसे पोलैंड है, पोलैंड पर लाख आरोप लगे, पोलैंड यार तुम बेशर्म हो, मतलब इतने सारे इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज जो हैं तुम्हारे देश में आना चाहते, तुम अलाउ ही नहीं करते। पोलैंड कहता है रूल थोड़ी ना है ये कोई, मैं मानता ही नहीं ऐसे रूल को, मैं क्यों रेफ्यूजीज को लूँ। कहा गया यार तुम ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो। पोलैंड ने कहा मैं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मानव गरिमा का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी जनता चाहती है कि बाहर से इमिग्रेंट पॉपुलेशन ना है। मेरी जनता कहती है कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो सरकार का दायित्व यह है जो जनता चाहती है वो करे, तो हम तो अलाउ ही नहीं करते। तो आप देख रहे हैं एरिया यही है, पॉलिसी अलग है, और पॉलिसी अलग है तो सोसाइटी अलग होगी, सोसाइटी अलग होगी तो मुझे बताइए कुछ जो इश्यूज यहां पर आज देखने के लिए मिल रहे हैं क्या यहां दिखेंगे? क्या नहीं दिखेंगे। एक पर्सपेक्टिव ये आता है भाई, इस वजह से पोलैंड जो है वो एंटी इमिग्रेशन स्टैंड रखता है। तो यानी कि इमिग्रेशन पे एक डिबेट का जो पहला पॉइंट है वो ये आता है कि जो होस्ट कंट्रीज, फ्रांस है, फ्रांस ने कहा हमने दरवाजे ओपन कर दिए, आइए आप। जर्मनी ओपन कर दिया, आइए आप। तो होस्ट कंट्री की ड्यूटी है क्या कि अब जैसे इजराइल पैलेस्टाइन में इशू हो रहा है तो यहां से भी रिफ्यूजीज जा रहे हैं, तो अब होस्ट कंट्री की ड्यूटी है क्या एक्सेप्ट करे? तो जो प्रो इमिग्रेशन है वो कहेंगे यस इट इज ड्यूटी, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी गलती नहीं है जो लोग वहां से रिफ्यूजी बन रहे हैं, वो तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आ गए हैं, उनकी क्या गलती। तो बीइंग ह्यूमन वो डिजर्व करते हैं सेफ्टी, जहां पर वो अपने लाइवलीहुड के लिए काम कर सके, अपने बच्चों का, अब फैमिली का ख्याल रख सके। तो ऐसे में अलाउ होना चाहिए, होस्ट कंट्री का जिम्मेदारी है ये। लेकिन इसी पॉइंट पर अब यूरोप में डिबेट होने वाली है, इस पर बढ़ने वाली है। ये ट्रेंड पहले से चल रहे थे, अब ये एस्केलेरेट होंगे और इसी वजह से यूरोप में हम डिवीजन देख सकते हैं, नियर फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। दूसरा है नो, वो कहता है नहीं नहीं यार क्या, मतलब होस्ट कंट्री की ड्यूटी कैसे हो गई, ये तो मर्जी है हमारी, हमारे घर में कोई मेहमान आएगा, ड्यूटी थोड़ी ना है। अगर मेहमान नुकसानदायक है तो किस बात का मेहमान, दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। तो ये एंटी इमिग्रेशन कहता है नहीं भाई ड्यूटी नहीं है। फिर दूसरा है कि मान लो आ गए, अब जो उनके स्पेशल राइट्स हैं, मतलब ये कहते हैं कि भाई हमारी तो लिबरल सोसाइटी है, जैसे कि हम पैट्रियार्की के सपोर्ट में नहीं है इतने ज्यादा, यानी कि हमारे वेमेन जो हैं वो लिबरल विचारों के आधार पर एजुकेशन में भी एंगेज हो सकती हैं और अदर एक्टिविटीज में एंगेज हो सकती हैं, ऐसा कोई बाउंड नहीं है चीज़ों को, राइट। और हम सेक्युलर कंट्री, हम इस्लामिस्ट कंट्री नहीं है या फिर अदर रिलीजियस बेस्ड कंट्री नहीं है। तो ऐसे में अब उन देशों का जो कल्चर है, लोगों का जो यहां से जा रहे हैं और जो जाते आए हैं वो अलग है। अब यहां पर आती है डिबेट मल्टी कल्चरलिज्म की, कि यार ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को एक कर दिया है। देखो आज आप कहीं से भी कहीं पर जा सकते हो, दुनिया एक हो गई है। लेकिन यहीं पर पॉइंट उठता है कहां एक हो गई है? जब दूसरी जगह से लोग आकर एक जगह आते हैं तो आपको नहीं लगता कि आइडेंटिटी और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है? तो कुछ ऐसा ही ट्रेंड हमें जर्मनी में, स्वीडन में, इटली में देखने को मिल रहा है। अब वहां पर जो है प्रोटेक्शनिज्म की वेव चल रही है, यानी कि वो कह रहे हैं नहीं नहीं भाई हमारी अपनी एथनिसिटी है, अपनी नेशनैलिटी है, हमें इसको प्रमोट करना है, हमें इसको सेफगार्ड करना है, ये थ्रेट में है। तो ऐसा ही थ्रेट परसेप्शन यहां पर बिल्ड होते हुए हम देख रहे हैं। इसको कहा जाता है राइज ऑफ राइट, जो कंजर्व करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव भी शब्द हम यूज करते हैं। और अगर आ गए हैं तो उनको स्पेशल राइट दें कि नहीं दें। तो कुछ जो सपोर्टर हैं जैसे भीखू पारेख हैं, भारत में ही पैदा हुए, फिर उसके बाद ब्रिटेन में जाकर बस गए, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर भी थे और ब्रिटेन सरकार को सपोर्ट भी करते थे इस पॉलिसी को बनाने में। उनका कहना नहीं भाई स्पेशल राइट्स तो देने चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आ गया है तो अगर वो काम करने जा रहा है बाजार में तो ऐसा तो नहीं अपना धर्म घर पे छोड़ के आएगा, तो उनको स्पेशल राइट्स दो। तो स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं मिलने चाहिए भाई स्पेशल राइट्स, जो इस कंट्री का कल्चर, इस कंट्री के कानून है उसके हिसाब से आप एसिमुलेट हों। आपके अपने जो स्पेशल राइट्स मिलते थे आपके धर्म को और आपके जो रिचुअल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के या उसको प्रैक्टिस करने के, वो यहाँ नहीं मिलेंगे। ये डिबेट है। फिर एसिमुलेशन की है कि भाई कितने समय बाद आप उनको फुल सिटीजनशिप का दर्जा देंगे। इंटरेस्टिंग डिबेट ये है कि ये बर्डन हम वेस्ट पे देखते हैं, लेकिन अगर गल्फ कंट्रीज देखें, इवन कतर देखें, सऊदी देखें, तो क्या कतर, सऊदी पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को नागरिक बनाने के लिए तैयार हैं जिस तरीके से यूएस ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने इतने सालों से बनाता आया है? आपको क्या लगता है?
आप कहेंगे सर वो तो लग रहा है सर पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़े हैं सर, वो तो सर नागरिक बना लेंगे सर, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। समझ रहे हैं बात? जैसे कतर का एग्जाम्पल ले लीजिए। कतर में दुनिया भर के कितने सारे देशों से, हमारे देश से भी कितने सारे लोग वहां पर काम करते हैं, लेकिन क्या कतर में नागरिकता पाना आसान है या फिर फ्रांस जर्मनी यूएस में आसान है? आंसर इज फ्रांस जर्मनी यूएस में मिल जाएगा आपको बराबरी का दर्जा, कतर में नहीं मिलेगा, सऊदी में नहीं मिलेगा। और इस वजह से यहां पर मिडिल ईस्ट के कई देशों ने तो जो बाहर से पॉपुलेशन है उनको लेबर की तरह यूज किया है, सेकंड ग्रेड ही वो रहे हैं, फुल एसिमिलेशन यहां भी नहीं हो पाया। समझ रहे ना? तो इट शुड नॉट बी सीन जस्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ एंटी वेस्ट, राइट? तो ये यहां पर डिबेट चल रही है। तो आगे जाके ये जो डिबेट है जो अब तक चल रहा था इमिग्रेशन, शायद आगे जाके कुछ लोग कहें कि भाई संख्या बढ़ गई है और रेडिकलाइजेशन के ट्रेंड है, कुछ लोग कहेंगे बंद कर दो, कुछ लोग कहेंगे कर दो। तो ऐसे में ईयू जो अपने आप को एक सॉलिड पिलर बनाना चाहता है जियोपॉलिटिक्स में, बनाएगा कैसे? अब दो रीजंस हैं यहां पर जो चिंता के हैं। एक तो सर्वाइवल ऑफ एंटी सेमिटिज्म, अभी हम उसके रूट पे भी जाएंगे, और दूसरा है प्रिविलेज्ड मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस जो कि फ्रांस में भी हैं, ब्रिटेन में भी हैं, और वहां की सरकारें मुस्लिम कम्युनिटीज को गवर्न करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को इंटरलॉक्यूटर्स की तरह इस्तेमाल कर रही है। यानी कि अगर उन कम्युनिटीज को कुछ मनवाना है, कुछ बताना है, तो इन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल कर रही है। तो एक तरीके से इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वहां पर कुछ आरोप लगते हैं फंडामेंटलिज्म के, जो अगेन इशू को वहां पर एस्केलेट कर सकते हैं। जरा एंटीसेमिटिज्म के बैकग्राउंड में जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं अभी नाजी से पहले की। मार्टिन लूथर से बात करते हैं, क्योंकि इनका एक वर्क था जो आप देख रहे हैं, ज्यूज एंड देयर लाइज। बात है 1543 की। देखिए कहां जाकर, मतलब 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, 1918 से 1939 इंटर वॉर पीरियड में जाकर हमने नाजी पार्टी में हिटलर को राइज होते हुए देखा, राइट? 1918 से 1939। लेकिन ये कब का पीरियड है? 1543। तो 1543 की इस बुक में मार्टिन लूथर कह रहे हैं ज्यूज को खत्म करना चाहिए। उनका कहना है कि ज्यूज आर इम्प्योर, ज्यूज के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ये कुछ उन्होंने ट्रीटीज में, मतलब अपनी बुक में कुछ डायरेक्शंस दी हैं। तो आप देख रहे हैं रूट कितने पुराने थे। हिटलर ने तो इन रूट्स को, इन आइडियाज को रिवाइव किया था, यूज किया था। कह रहे हैं कि संपत्ति को जला दो, कह रहे हैं कि घरों को जला दो, पॉइजनस बता रहे हैं ज्यूज को, कह रहे हैं कि जो रबीज होते हैं, मतलब जुडाइज्म के जो प्रीचर्स होते हैं, जैसे क्लर्गी होती है, पंडित होते हैं, तो ऐसे रबीज होते हैं, कह रहे हैं उनको अलाउ मत करो, कहीं पर भी एंट्री अलाउ मत करो। सो ये नाजी पार्टी ने तो केवल इन आइडियाज का इस्तेमाल किया। तो ये आइडियाज रूट मतलब रहे हैं, मतलब वो अंडर करंट की तरह रहे हैं। तो जो हेट्रेड टुवर्ड्स ज्यूज है तो बेस रहा है हॉलोकॉस्ट का। तो अगर आप खुद ही सोचिए 1543 से उसका इंपैक्ट हमने 1989 से 1939 इस वाले पीरियड में देखा, तो आपको नहीं लगता कि ये पीरियड 1939 वाला ज्यादा दूर थोड़ी ना रहा? आज हम 2023 में हैं। तो अगर कंडीशंस इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन की हैं, यूरोप में जर्मनी जब ये क्राइसिस झेल रहा था, अरे यार इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो जनता को क्राइसिस में चाहिए होता है कोई स्केपगोट, जनता को चाहिए होता है कोई ऐसा लीडर जो स्वप्न दिखा दे कि भाई अब तो तुम एक्सपेंड होने वाले हो, तुम आर्यन रेस हो, और ये ज्यूज ये सेमेटिक रेस हैं, इंप्योर हैं, इंफीरियर हैं, इनके साथ मिक्स करके तो तुम वीक हो गए हो। जो ग्रैंड विजन दिखा दे लीडर, और वो ग्रैंड विजन आप कब चाहते हैं? जब क्राइसिस में होते हैं। तो अगर इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, जनता सड़कों पर, जनता डिवाइडेड, धर्म के नाम पर, इकोनॉमी के नाम पर, तो ऐसे में फिर किस वेव की राइज होता है? ऐसी वेव का राइज हो सकता है, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी। एंटीसेमिटिज्म हम मुस्लिम्स में भी देख रहे हैं, और यहां पर देखिए फ्रांस ने अलग से सिविटास नाम से संस्था को बैन भी किया था। ये अल्ट्रा ट्रेडिशनलिस्ट कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके व्यूज का मैच हम देखते हैं जो अभी मैंने मार्टिन लूथर की बात की। मार्टिन लूथर की बात चल रही है, मार्टिन लूथर किंग की नहीं, ही वाज अ ग्रेट सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। और नियो नाजी ग्रुप, नियो नाजी मतलब आज के नए नाजी ग्रुप, तो ऐसे भी एविडेंस पाए गए हैं जहां पर ज्यूज के जो ग्रेवयार्ड्स हैं और जो वर्शिप के प्लेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो अभी ये एविडेंस दिख रहे हैं, राइट? अब मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के एंगल पे आते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे फ्रांस है, तो फ्रांस में जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन द मुस्लिम कम्युनिटीज एंड फ्रांस गवर्नमेंट। और ऐसा क्यों किया?
इसका एक रीजन देखिए, जहां फ्रांस, ब्रिटिश और जर्मनी, इन देशों की सरकारों को अगर उन्होंने इमिग्रेंट्स अलाउ किए और अलग अलग जगह से वहां पर गए, तो एशिया की अदर कम्युनिटीज हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रॉम मिडिल ईस्ट, बट द पॉइंट इज कि उन माइनॉरिटीज के जो सोशल इश्यूज थे, इकोनॉमिक इश्यूज थे, उनको इतनी तरजीह नहीं दी, रीजन एंगल को यूज करने की कोशिश की गई टू कंट्रोल दीज कम्युनिटीज। तो पता लगा, मतलब इनके रिसर्चर्स ने कहा, इनके एडवाइजर्स ने कहा कि भाई ये जो कम्युनिटीज है ना, ये अपने धर्म से इतने ज़्यादा अटैच्ड है जितना शायद कोई और धर्म में है नहीं। तो आप इनके धर्म को ही एक टूल रखो, इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करो, जो ये कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर दो, जैसे फ्रेंच काउंसिल फॉर मुस्लिम फेथ, बनने दो इंस्टीट्यूशंस को, और फिर इन्हीं को टूल की तरह इस्तेमाल करो टू मेक यूज ऑफ दीज कम्युनिटीज एज लेबर, एज सपोर्टिंग इन योर इकोनॉमी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी जरूरत है इन्फ्लक्स फॉर लेबर, और जहां प्रॉब्लम हो तो वहां पर भी इनको टूल की तरह इस्तेमाल करो। ऐसा ही हमने ब्रिटेन में देखा, द मुस्लिम काउंसिल फॉर ब्रिटेन, तो इन्होंने भी, अगर कोई इशू होता है कम्युनिटी में, कुछ अपराइजिंग वाली चीज होती है, तो ऐसे में तो ब्रिटिश सरकार जो है इन कम्युनिटीज का इस्तेमाल करती है, सो दैट दे कैन हैव, यू कैन से, टॉक एंड कम्युनिकेशन एंड यू कैन से स्टेबिलिटी इन दीज कम्युनिटीज। तो यानी कि रिलीजन पर फोकस इकोनॉमी एंड सोशल ग्रीवेंसेस से ज़्यादा, जबकि इस पर अदर पर्सपेक्टिव कहता है कि भाई अगर उन कम्युनिटीज़ के तुम इकोनॉमिक और सोशल ग्रीवेंसेस को देख लेते, यानी कि लाइवलीहुड के इशू को देख लेते, और जो डिस्क्रिमिनेशन ये कम्युनिटीज़ झेलती हैं उसको देख लेते, तो शायद इन्हें अपने धर्म के इन नुमाइंदों के पास जाने की जरूरत ही ना पड़ती हर छोटे छोटे इशू के लिए। लेकिन क्योंकि सरकार रिलीजन पर फोकस कर रही है, इकोनॉमिक एंड सोशल पर उतना फोकस नहीं करिए, ग्रीवेंसेस पे, तो इस वजह से ये इंस्टीट्यूशन आपकी स्ट्रेटेजी की वजह से इतने मजबूत हो गए हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी में ही फॉल्ट है। अब स्ट्रेटेजी में फॉल्ट है तभी ये हश्र होने वाला है, जो इशू हम आजकल यूरोप में देख रहे हैं, जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रेडिकलाइजेशन। अब इसी वजह से ये देख रहे हैं कि कई जगह पर ये जो कम्युनिटीज हैं, इन्होंने क्या करा है, जैसे अमर्त्य सेन एक व्यू देते हैं, गेटोज बन गए हैं, यानी कि क्योंकि आपने धर्म के एंगल को दिया, कुछ तो वो कम्युनिटीज़ की थियोलॉजी पास्ट ऐसा था, फिर कुछ जगह जब वो नई जगह आए तो उन्हें पता था भाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आसान नहीं है, तो ऐसे में उन्हें पता लगा भाई सॉल्यूशन यही है कि हम अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ ही रहें, अपनी ही रहनुमा बनाएं, बस इन्हीं के साथ क्लोज नेबरहुड में रहें। तो ऐसे में एसिमिलेशन हो पाएगा क्या? एसिमिलेशन हो ही नहीं सकता। और एसिमिलेशन होगा तो सोसाइटी क्या रहेगी? डिवाइडेड रहेगी। और डिवाइडेड रहेगी तो जहां पर आपने गेटोस की तरह, मतलब जैसे एक जगह कंसेंट्रेट हो जाते हैं, तो अगर वैसे ही आप रहोगे तो वहां पर जो कम्युनिटीज हैं वो अपने ही वर्ल्ड, अपने ही पर्सपेक्टिव में घिरी रहेंगी। और फिर वहां पर जो है रेडिकलाइजेशन, दुनिया में किसी जगह कुछ हो रहा है, आपको अपने काम धंधे से काम होना चाहिए, लेकिन आपको लगे तो मेरा ही दर्द है। क्यों? क्योंकि वही पर्सपेक्टिव उधर घूम रहा है ना। ट्रू एसिमिलेशन हो ही नहीं पाया आपका, ना फ्रांस में हुआ, ना ब्रिटेन में हुआ, ना जर्मनी में हुआ। देख रहे हैं, भूल देख रहे हैं यूरोप की क्या रही। इकोनॉमिक देखिए। अब उसके बाद आते हैं यूरोप के खुद में क्या इश्यूज हैं। जैसे कि अभी IMF का एक प्रेडिक्शन आया था कि यूरो जोन के देशों की बात करें, यानी कि जहां पर ये यूरो चलता है, तो 0.7% के आसपास का ग्रोथ रेट देखा जाता है इस ईयर, और अगले साल 1.2%। तो आप खुद ही देखिए कितना कम है। तो यानी कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। ऑयल प्राइसेस में कहा जा रहा है कि 4% की और ज़्यादा बढ़त हो सकती है, तो जाहिर सी बात है इस पे भी इन्फ्लेशन पर इंपैक्ट पड़ सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा जो इंपैक्ट इकोनॉमी पड़ेगा वो 3 अलग अलग सिनेरियो में पड़ेगा। पहला है केस, अगर ये गाजा और इजराइल का ही मुद्दा रहे, ज़्यादा बढ़े ना, तब क्या होगा? अगर भाई ये इजराइल, सीरिया, लेबनान, यहां पर प्रॉक्सी वॉर चलने लगे। हम सबको पता है कि सीरिया, लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप, सीरिया में बशर अल असद, ये जो हैं सपोर्ट करते हैं टू हमास अगेंस्ट इजराइल। यहां तक प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी की बात चल रही है। अब फिर है कि अब ये तो साथ में है ही, अब ये फर्दर एस्केलेट हो जाए कि भाई हम तो साथ हैं ही, यहां तो वॉर चले गई, साथ में ईरान को भी साथ ले लेंगे। लेकिन ईरान की लोकेशन गल्फ पर, और गल्फ से जाता है 1/5 ऑफ ऑयल सप्लाई। तो अगर ईरान इसके जड़ में आया, मतलब जड़ नहीं, जद में आया, तो क्या होगा? 1/5 ऑफ ऑयल सप्लाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अभी मैं दिखाने वाला हूं, उस पर इंपैक्ट हो जाएगा भाई। अगर उस पर इंपैक्ट हो गया तो मुझे बताइए, यूरोप के देश कहेंगे यार ये क्या ही चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, अभी तक नहीं हम उबर पाए, इकोनॉमी पर इंपैक्ट देख रहे हैं। और इधर आपने ये भी करा दिया, ऑयल सप्लाई पे इशू, इस वाले ट्रेड रूट्स पे इशू, और पंगा करा दिया, तो और इंपैक्ट हो जाएगा। और मुझे बताइए, ऐसे में यूरोप के देश
खुद यूरोपियन यूनियन के जियोपॉलिटिकल स्टेटस पे क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे? यूरोपियन यूनियन वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज मेजर पीस मेकर ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई हम दुनिया की दिशा तय करेंगे, दशा तय करेंगे। अपनी दिशा दशा इनकी खराब होने लग रही है। तो ये यूरोपियन यूनियन के खुद की स्टेबिलिटी पे इशू आ सकता है नियर फ्यूचर में, ये यहां पर पर्सपेक्टिव कह रहा है। अब जरा 3 सिनेरियो में अलग अलग में क्या हो सकता है ये मैंने यहां पर बताया है। इस पीडीएफ को मैं शेयर भी कर दूंगा। जरा देखिए, अगर ये कन्फाइन रहता है वॉर, यानी कि केवल इजराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा है, तो ग्राउंड इन्वेजन होगा गाजा, राइट, लिमिटेड बॉर्डर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा और लोअर ईरानियन क्रूड आउटपुट होगा। तो इससे $4 प्रति बैरल का इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इकोनॉमी पे 0.1% के आसपास का इशू पड़ सकता है। प्रॉक्सी हुआ, यानी कि सीरिया लेबनान पर हुआ, तो यहां पर मल्टी फ्रंट वॉर हो सकता है, गाजा में, वेस्ट बैंक में, लिबनन में, सीरिया में, जो आपको बताया। मुद्दा यह है कि $8 प्रति बैरल का प्रेडिक्शन यहां पर ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स लगा रहा है, और ऐसे ही जीडीपी में 0.3% के आसपास डिप देखा जा सकता है। मैं ग्लोबल जीडीपी की बात कर रहा हूं। ग्लोबल जीडीपी में डिप से हम सबको इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारी कंपनियां, हमारी सर्विस सेक्टर भी जगह जगह पर जो चीजें बेचती है वो तभी तो बेच पाती है जब वहां डिमांड है। अगर यूरोप की इकोनॉमी क्राइसिस में, दुनिया की इकोनॉमी अलग अलग देश में अगर इसका इंपैक्ट होता है, तो मुझे बताइए हम ज्यादा चीजें बेच पाएंगे क्या? नहीं बेच पाएंगे। तो मुझे बताइए खुद हमारे यहां पर जो जॉब प्रमोशन है, जॉब एक्सपेंशन है, उस पर भी इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। इस वजह से जो ये है ना इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट, इट इज नॉट लाइक कि वहीं हो रहा है जी, इनका बीच का मुद्दा है, इकोनॉमी पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। और तीसरा है डायरेक्ट वॉर, इजराइल एंड ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, जो यहां पर माइनस मतलब 1% के आसपास, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। ग्लोबल जीडीपी -1% और इन्फ्लेशन 1.2%। प्रॉक्सी वॉर बताया, हिजबुल्ला और सीरिया ये बीच में आते हैं, तो इकोनॉमिक कॉस्ट वुड राइज, ठीक है, जो आपको एंगल बताया। इजराइल का रेस्पॉन्स जो है ट्रिगर करेगा कि अब इजराइल ने अगर मान लिया कि भाई हिजबुल्ला तुम्हें तो लेबनान में जाकर ख़त्म करेंगे, और मान लिया कि भाई हमास तुम्हें तो हम लेवल ही कर देंगे यहाँ पे, तो एक तरीके से सीरिया भी बीच में आएगा, तो सीरिया पर भी इंपैक्ट होगा। तो ये यहाँ पर इंपैक्ट जो होगा, इससे हो सकता है कि जो फाइनेंस मार्केट है अरब वर्ल्ड की, वो इंपैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि हिजबुल्ला, हमास या सीरिया, इन सब में फाइटर्स को पैसा कौन प्रोवाइड करता है? ईरान प्रोवाइड करता है। अगर ईरान इजराइल वॉर हो जाता है, ये सबसे बड़ा पंगा हो सकता है। कारण ये देखिए, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला ये बता रहा था आपको। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान इजराइल होगा, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट में ये जो स्ट्रेट है, ये अगर ब्लॉक हो गया, तो इसके बाद सऊदी अरब का मेजर एनर्जी रिजर्व इस तरफ, कतर का एनर्जी रिजर्व इस तरफ, नेचुरल गैस की सप्लाई जो हो रही है 86%, वो यहां से इंपैक्ट हो सकती है। तो मुझे बताइए दुनिया पर इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और आप सबको पता है ईरान तो इन सब के पीछे ही है भाई, पैसे में और हथियार में। जियोपॉलिटिकल, जैसे यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक आप देखते हैं, तो ब्लॉक में वीकनेस आ सकती है। वीकनेस के कारण सब मैंने बताए। अदर इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं? अभी जो 4 चीजें हम देख रहे हैं, एक तो है रेशियन, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल टेंशन इन यूरोप, यानी कि लोग सवाल करेंगे अपने देश की सरकार के खिलाफ और आपस में डिवीजन होगा। जिस सोसाइटी में आपस में डिवीजन होता है, तो मुझे बताइए वहां पर लॉ एंड ऑर्डर आसानी से हो सकता है क्या? नहीं। न्यू वेव ऑफ रिफ्यूजीज सीकिंग एंट्री इनटू ईयू, ये हो सकता है, ज्यादा रिफ्यूजीज उस साइड जाएंगे। foster even more instability in EU's edges and drive up energy prices at moment of economic fragility. In recent EU leaders, ये अब बात ये है कि EU ने अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है कि हम वर्ल्ड अफेयर्स के बिग प्लेयर्स हैं। तो द पॉइंट इज कि हम देख रहे हैं यूक्रेन में वॉर हुआ, नगोर्नो करबाख अभी हमने देखा, अजरबैजान अर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट वो एस्केलेट हो रहा था, और अजरबैजान का जो एनर्जी है वो एक तरीके से यूरोप की तरफ जाती है, तो वो हमने देखा। सर्बिया कोसोवा कॉन्फ्लिक्ट, तो इन सभी इशू में यूरोपियन यूनियन कोई बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाया, और जब तक आप बड़ा रोल प्ले नहीं करते तो तब तक आपके एग्जिस्टेंस पे खतरा रहता ही है भाई, सीधी बात यह है। करीब अब मेन बात यह है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत आप कहेंगे कि हमें लोगों को लेना है, लेकिन आपकी जनता जब कहेगी कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस है, जॉब लॉसेस हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इस कारण जो है यहाँ पर इस्लामिस्ट यूरोप, मतलब ये कहा जा सकता है कि जो रेडिकलाइजेशन के जो एलिमेंट्स हैं, जब क्राइसिस होता है तो जाहिर सी बात है रेडिकलाइज हो सकती है लोग आसानी से। तो यूरोप में जो जिहादिस्ट रेडिकलाइजेशन है, इट कैन एक्चुअली हैम्पर द यूरोपियन सॉलिडारिटी। इंटरनेशनल फ्रंट पे न्यूमेरस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो यूरोप जो है किसी एक जगह पर अपनी डिप्लोमेटिक कैपिटल को कंसेंट्रेट कर ही नहीं पाया है। डोमेस्टिक फ्रंट पर भी हम टॉक्सिसिटी देख रहे हैं, इंटरनेशनल फ्रंट पर भी हम फेलियर देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब इस डिस्कशन में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, राइट।
Now the question is, discuss the ramifications of recent Israel-Hamas conflict on larger security of Europe on economic and political spectrum. तो जो मैंने डिस्कशन में पॉइंट्स बताए, जो डायमेंशंस बताए, those dimensions are going to be directly used in answering this question. ये PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, शशांक त्यागी फॉर यू. लास्ट मोमेंट में आपको बता दूं, अगर PSR ऑप्शनल आपका है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, देन द बैच इज क्लोजिंग टुडे. तो आप studyIQ.com पर जाएंगे, डायरेक्टली आप एनरोल कर लेंगे, त्यागी लाइव कोड यूज़ कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. और इस बैच में आप, इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए टेलीग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर आपको सब अपडेट्स मिल जाएंगी. फिर मिलते हैं. जय हिंद. StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.